इसको बंद कर दीजिएगा ना। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो भाई प्रस्तुत हो फिर आज आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर सोल्यूशन लेके, जिसमें आज हम लोग साइंस 9th-10th वर्ग बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे भाई। और ये प्रिपरेशन हम लोग कर क्यों रहे हैं सर? तो जो आगामी एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 4.0, इसके लिए ये प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पीवाईक्यू का सेशन है भाई। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 9th-10th वर्ग में जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे। तो स्वागत है भाई आप सभी का, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का भाई। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इसी क्रम में हम लोग देखें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीचर्स एकेडमी बैच लॉन्च्ड। टीचर्स एकेडमी की तरफ से ब्रह्मास्त्र विजेता बैच चल रहा है। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच फॉर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी है सर? तो 6 मंथ वैलिडिटी है, 6 माह इसकी वैलिडिटी होगी सर, जिसमें आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ प्लस नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी। ठीक, तो अगर किसी ने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और वो टीजीटी पीजीटी इवन वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो आप लोग 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सअप करके इस बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्वाति जी, स्वागत है भाई आप सभी का। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। पहला है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस के लिए। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, लाइव क्लास अलग से मिल जाएगी भाई। एनवीएस टीजीटी 2024 की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस साइंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं, जिसमें सर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। केमिस्ट्री आपका डॉक्टर महेश सिंह सर देख रहे हैं, और फिजिक्स आपका हारिस मुस्तफ़ा सर, और बायोलॉजी आपके आकाश सर देख रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक बैच वैच ज्वाइन नहीं किया है भाई, अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। सर प्लीज़ मेरा कमेंट शो हो रहा है? हाँ बिल्कुल अंजू जी, आपका कमेंट शो हो रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग सीवी जी, गुड मॉर्निंग स्वाति जी। चलिए भाई, सबका कमेंट शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार आप लोग क्लियर करिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप लोग मैसेज करिए, देन क्लास को शुरू किया जाए, देन क्लास को शुरू किया जाए सर। एक बार डन करिए तो क्लास को शुरू किया जाए सर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का साइंस 9th-10th वर्ग का बायोलॉजी देखेंगे। चलिए तो लेते हैं पहला सवाल सर। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। गुड मॉर्निंग कनक जी। चलिए, बायोलॉजी एस्पायरेंट जी का स्वागत है भाई। ऑल क्लियर सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट? पपाया, व्हाइट मलबरी, वाटरमेलन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है? पपीता, सफेद शहतूत, तरबूज। उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। गुड मॉर्निंग जानकी जी। एकदम हेल्थ एकदम बढ़िया है भाई, फिट एंड फाइन। हेल्थ ठीक है, वो थोड़ी सी लापरवाही हमसे हो जाती है ना, तो कभी कभी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। यहां पर पहले सवाल का जवाब दीजिए। फर्स्ट का आंसर आ रहा है ए, पपाया। नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट। आपसे पूछ रहा है नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट, नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट, बताइएगा भैया। नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट। सबका जवाब ए आ रहा है कि सर बाइसेक्सुअल प्लांट कौन सा नहीं है। देखिए, बाइसेक्सुअल प्लांट से हम लोग समझ क्या रहे हैं सर? अगर हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करें, अगर सर बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करें, इसका मतलब फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं ओनली मेल और फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट। या तो मेल पाया जाएगा सर या फीमेल पाया जाएगा। अगर या तो मेल है या तो फीमेल है सर, इसका मतलब फ्लावर इनकम्प्लीट है। क्या कंप्लीट फ्लावर होगा? बोलेंगे नो सर, फ्लावर तो इनकम्प्लीट है क्योंकि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। सर ये कैसा होता है? इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। अब आप खुद सोचो, क्या यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? आप बोलेंगे सर फीमेल है या मेल है तो कैसे सेल्फ पॉलिनेटेड करेगा? भाई मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, तो यहां पर सर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सर यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल क्या होगा सर? बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है यहां पर बताइएगा। सॉरी यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये हमने यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए बताया भाई, ये यूनिसेक्सुअल की बात हो रही है, ये सर यूनिसेक्सुअल की बात हो रही है। पहले यूनिसेक्सुअल समझ लेते हैं, बाइसेक्सुअल अपने आप समझ में आ जाएगा। यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या, फ्लावर में क्या होगा कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इसीलिए तो यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और यहां पर इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। बाइसेक्सुअल के केस में सर मेल और फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाएंगे, कंप्लीट फ्लावर बोला जाएगा, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन से चीजें होंगी। बट यहां पर हम अगर ध्यान से देखें, आपसे यहां पूछा क्या है? नॉट अ बाइसेक्सुअल, इसका मतलब आपसे यूनिसेक्सुअल की बात कर रहा है, नॉट अ बाइसेक्सुअल प्लांट। तो ये जो तीनों है ना भैया, चाहे पपाया हो, व्हाइट मलबरी हो या वाटरमेलन हो, तीनों ये कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये तीनों यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये तीनों यूनिसेक्सुअल होंगे। ये तीनों कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। और अगर तीनों यूनिसेक्सुअल हैं तो यहां पर आपसे पूछा है नॉट अ बाइसेक्सुअल, नॉट अ बाइसेक्सुअल पूछा है, इसका मतलब ये तीनों बाइसेक्सुअल नहीं है, तो आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हमसे हुआ था स्टार्टिंग में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो यहां पर या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। सर इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होंगे सर, वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। और ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, चाहे वो पपाया हो, व्हाइट मलबरी हो, वाटरमेलन हो, ये तीनों यूनिसेक्सुअल होते हैं। आपसे बोला है नॉट बाइसेक्सुअल, तो ये तीनों बाइसेक्सुअल नहीं है, तीनों यूनिसेक्सुअल है, तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी आप लोगों का जवाब है, मोर देन वन, आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यहां पर आप कुकुम्बर भी लिख सकते हो, वो भी यूनिसेक्सुअल होता है, कुकुम्बर भी यहां पर आप शामिल कर सकते हो, वो भी यूनिसेक्सुअलिटी को शो कराता है। बहुत बढ़िया, प्रणाम अनुराधा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। यहां पर आंसर क्या होगा भैया? आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिग थ्री। इस पर बात हो गई है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिग थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट इन कमर्शियल फर्टिलाइजर। बोल रहा है आपसे कि वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े तीन प्राथमिक पोषक तत्व हैं? बताइए, कॉमर्शियल फर्टिलाइजर में तीन मेन न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? तीन मेन न्यूट्रिएंट कौन से होंगे? तीन मेन न्यूट्रिएंट कौन से होंगे? बाइसेक्सुअल में आपका भाई लिली हो जाएगा, ट्यूलिप हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर बताइए, बिग थ्री कौन से फर्टिलाइजर होंगे? गुड मॉर्निंग उमा जी। बिग थ्री कौन से फर्टिलाइजर होंगे भाई? एनपीके, बहुत बढ़िया, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। एनपीके, इस पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यही तीन क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं कॉमर्शियल फर्टिलाइजर में। ठीक, बहुत बढ़िया, आंसर सबके अच्छे आ रहे हैं भाई। इसका जवाब दीजिए, फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ काउ डंग। काउ डंग का अप्रोप्रिएट यूज बताना है। गाय के गोबर का उचित उपयोग निम्नलिखित में से, उचित उपयोग निम्नलिखित है।
काऊ डंग का बताइए, अप्रोप्रिएट यूज बताइए, मेडिसिन में, फ्यूल में, मैन्यूर में, मोर देन वन ऑफ द अबव में, नन ऑफ द अबव में, मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ई वाला है आपका नन ऑफ द अबव। नमस्ते श्रीकांत जी, यहां पर देखिएगा बायोलॉजी, यहां पर इसका जवाब दीजिए। थ्री का आंसर सबका क्या आ रहा है भैया? थ्री का आंसर सबका क्या आ रहा है? सबका जवाब डी आ रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, आपसे बोला है मोस्ट, आपसे बोला है अप्रोप्रिएट यूज, अप्रोप्रिएट यूज बोला है, ठीक है। मेडिसिन की अगर बात करें तो यहां पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं तो मेडिसिनल यूज तो नहीं किया जाता। फ्यूल के फॉर्म में हम यूज जरूर करते हैं, बट जब हम जलाते हैं काउडंग को तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस रिलीज होते हैं जो आगे चल के क्या करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करेंगी। तो ये भी तो अप्रोप्रिएट यूज नहीं है। हम जला तो देते हैं, बट क्या ये अप्रोप्रिएट यूज होगा? क्या अप्रोप्रिएट यूज होगा? क्या हम जला तो देते हैं भाई, बट क्या नेचर के हिसाब से अप्रोप्रिएट यूज है? आप बोलेंगे नहीं है सर। तो मैन्यूर, खाद के फॉर्म को हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज मानते हैं। खाद में, खेतों में हम लोग इसे बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है आपसे, मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज या अप्रोप्रिएट यूज क्या होगा, तो वो मैन्यूर होगा। फ्यूल के फॉर्म में हम आग जलाते हैं बिल्कुल, बट ये नुकसान करता है नेचर को ना, बट आप खाद के फॉर्म में यूज करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ये करेगा क्या सर? फर्टिलिटी बढ़ा देगा सॉइल की, फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाएगा सर, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा सर, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, सॉइल में एरेशन को बढ़ा देगा, मतलब एरेशन को बढ़ा देगा ये सॉइल में। तो कहने का मतलब कि मैन्योर जो होता है वो अप्रोप्रिएट यूज होता है, ठीक। हाँ बिल्कुल अप्रोप्रिएट यूज होता है। तो आंसर आपका सी होना चाहिए। थोड़ा सा हुआ क्या है ना कि ये सवाल दिल्ली पीएमटी में आया है, डीपीएमटी में, पहले दिल्ली पीएमटी करके होता था, तो वहां पर ये सवाल बना हुआ था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसको बस मॉडिफाई किया गया है। एज इट यही सवाल था, इसको मॉडिफाई किया गया है। दिल्ली पीएमटी का सवाल है, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है कि बस यहां पर नन ऑफ द अबव ऐड कर दिया गया है। तो आंसर वहां पर भी मैन्योर ही था, ठीक। और आपका आयोग भी मैन्योर ही आंसर माना है, तो परेशान नहीं होना है। चलिए अगला सवाल भैया, द जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स, जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स, बताइएगा जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स, जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स, जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स, जिसका जवाब दीजिए भैया। लायन, लेपर्ड, वोल्फ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स, जीनस पैंथेरा इंक्लूड्स। देखिए जब भी हम लोग जीनस पैंथेरा की बात करते हैं, जब भी सर हम लोग पैंथेरा की बात करते हैं, जीनस पैंथेरा की बात करते हैं, तो पैंथेरा के 3 स्पीसीज होते हैं। जीनस पैंथेरा के 3 स्पीसीज हो सकते हैं। अब मैं बताता हूं, पहला जैसे हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। सेकेंड होगा पैंथेरा लियो, थर्ड हो जाएगा पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। मतलब एक ही जीनस के 3 स्पीसीज हो सकती हैं सर। यहां पर आपको लायन भी दिख रहा है, आपको यहां पर लियोपार्ड भी दिख रहा है। लायन मतलब लियो, लियोपार्ड मतलब पार्डस। तो कहने का मतलब सर जीनस पैंथेरा में इंक्लूड होता है लायन भी, लियोपार्ड भी, ये इंक्लूड नहीं होता। आंसर बन जाएगा सर मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर बन जाएगा सर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। कारण क्या है सर, जीनस पैंथेरा में ये तीनों इंक्लूड होते हैं, टाइग्रिस मतलब टाइगर, लियो मतलब लायन, पार्डस मतलब लियोपार्ड, ठीक। आंसर आपका क्या होगा सर, डी हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा भैया, डी हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ड में ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक। बफरिंग नहीं हो रहा है भाई, बफरिंग नहीं हो रहा है, बफरिंग नहीं हो रहा है। अगला सवाल लेते हैं भाई, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है भैया? मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी बताइए, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या होगी भाई?
मेन प्लांट बॉडी की बात कर रहा है आपसे। आप बोलेंगे सर प्लांट बॉडी दो तरीके की हम लोग पढ़ते हैं, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ते हैं, एक गैमेटोफिटिक जनरेशन या स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट पढ़ते हैं। तो जो अगर हम लोग यहाँ पर ब्रायोफाइट की बात करें सर, तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, जिसे हम सर गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसे सर हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट सर ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होगा सर। अगर फोटोसिंथेटिक है तो इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड हो जाती है सर। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो जाएगी और यहां पर स्पोरोफाइट पार्शियली या टोटली डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट पर फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कारण वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। ठीक, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन वो डिपेंड करती है गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए। बहुत बढ़िया। यही सर अगर हम टेरिडोफाइट की बात कर लें, तो टेरिडोफाइट के केस में सर होता क्या है कि टेरिडोफाइट में हम लोग प्रोथैलस पढ़ते हैं, प्रोथैलस मेनली गैमीट को बोलेंगे, और स्पोरोफाइट पढ़ते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी हो जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन, बट प्रोथैलस भी ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और स्पोरोफाइट भी ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ एम्फीबियन आप प्लांट किंगडम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। आंसर बन जाएगा सर ए। अगला सवाल, मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी, ये बताया हूं, सवाल में कराया भी हूं। मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फाइलम। बताइए कहां कहां पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है? जवाब दीजिए भैया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां कहां देखने को मिलता है? रवि सर, रवि सर जल। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भाई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन 6 का आंसर अभी तक आया नहीं है किसी का। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बताया हूं, कई बार बताया हूं। देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां कहां देखने को मिलेगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन भाई 3 फाइलम में देखने को मिलता है, इसलिए मैं किसी भी सवाल को लिखता हूं बार बार, जवाब को बार बार लिख देता हूं। एक तो सर एनेलिडा में, सर एनेलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में भी ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, आर्थ्रोपोड्स में भी, और सर कॉर्डेट में भी तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब यहां पर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन दोनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। इस कारण से आंसर आपका हो जाएगा सर, आंसर आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा भाई? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। हाँ, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि सर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा 3 फाइलम में आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर किसी को याद हो तो ये मैं जब करा रहा था, अभी शायद सेकंड वाला करा रहा था वो मैराथन, तो वहां पर मैंने ये चीजें कराई हैं, वहां पर ये चीजें मैंने कराई हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल भाई, all prokaryotes have cell wall, all prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except in। बोल रहा है कि निम्नलिखित में को छोड़ के सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। बताइए किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऐसे ही सवाल बनते हैं आपको, मतलब अब कैसे बताएं, इतना सस्ता सवाल, इतना हल्का सवाल बनता है एग्जाम में, फिर भी गलतियां होती हैं, लोग करते हैं। ठीक है, यहां पर बताइए कहां पर सिलवाल नहीं पाया जाएगा? सिलवाल कहां पर नहीं पाया जाएगा? कुछ लोगों के जवाब डी आ रहे हैं, कुछ लोगों के बी आ रहे हैं। अरे भाई, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा दोनों सेम ही तो हैं, ये तो दोनों का, इनको क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है भैया? पीपीएल और माइको सेम ही तो हैं ये दोनों। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को ही माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, प्लांट में फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं, तो दोनों एक ही तो हुए। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होगा, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। पैथोजेनिक होता है सर, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं आता है। तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सेल वॉल कंटेन नहीं करते। आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 7th का आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, मोर देन वन ऑफ द अबव। अभी तो बीपीएससी है सर, मोर देन वन ऑफ द अबव जी, बिल्कुल। जल्दी जल्दी में सब गलत हो जा रहा है, आराम से करो, कौन सा कहां भागना है अपने को। इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं भाई,
जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। 8वें नंबर का सवाल लेते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जो होता है सर, इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन। बताइए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सेल होगा वो एक्टिवली कहां पर इन्वॉल्व होगा, वो क्या करेगा? हाँ, रॉक्स एंड नोकार्ड, बिल्कुल भाई। यहां पर बताइए सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER अक्सर देखा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस में, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, मोर देन वन ऑफ द अबव में, नन ऑफ द अबव में। बताइए भैया, जवाब आ रहा है सर 8 का ए। भाई प्रोटीन सिंथेसिस कराता है RER, SER कराता है, SER की बात करें ये सर लिपिड की सिंथेसिस कराएगा, लिपिड सिंथेसिस कराएगा, और क्या करेगा सर, ये स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस कराता है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स की भी सिंथेसिस कराता है सर। ये तो हुआ SER, ये हुआ RER। सिक्रीशन का काम सर गोल्जी बॉडी का होता है, मेनली गोल्जी बॉडी का काम सिक्रीशन का होता है सर, सिक्रीशन का होता है। तो आंसर आपका बन रहा है ए। आंसर क्या बन रहा है भैया? ए बन रहा है, बहुत बढ़िया, आंसर आपका ए बन रहा है। 8 का एग्जाम्पल निजल ग्रेनुल न्यूरॉन, बिल्कुल न्यूरॉन्स में निसल्स ग्रेनुल जो होते हैं वहां आप बोल सकते हैं, बिल्कुल भाई। अगला सवाल, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ये 11th की एनसीईआरटी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एकदम लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। इसे बोलेंगे क्या? सेंट्रोमियर, सैटेलाइट, काइनेटोकोर, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए भैया, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? लाइक कर दीजिए, हाँ भाई लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं लाइक वाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर करिए, किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे भाई सभी। अरे तो वो एग्जाम का थोड़ा सा लेवल भी होता है ना, उस हिसाब के क्वेश्चंस होते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल आते हैं, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है सर सैटेलाइट। कुछ लोगों के जवाब सी भी आ रहे हैं, अरे भैया काइनेटोकोर कैसे होगा? सैटेलाइट, सैटेलाइट होता क्या है सर? मान लेते हैं ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ऐसा कुछ क्रोमोसोम है, यहां पर इस तरीके से सैटेलाइट लगा हुआ होता है, ये सर आपका सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है सर। इसी सेंट्रोमियर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं, और ये काइनेटोकोर पर ही क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट आके अटैच्ड होता है, तो ये आपका हो गया काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कैसा होता है सर? डिस्क शेप का होता है, डिस्क शेप का होगा, इसी से माइक्रोफिलामेंट आके अटैच्ड होगा। यहां पर सर ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये सर है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और ये वाला पोर्शन है सर सैटेलाइट का, इसे बोल देंगे सर सैटेलाइट, जो कि नॉन स्टेनिंग होगा, ये सैटेलाइट का पोर्शन होगा। तो ये इसे बोलेंगे क्या? सैटेलाइट बोलेंगे। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोला जाता है। हाँ, स्पिंडल फाइबर आपका अटैच होगा, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये डिस्क शेप होता है, ये भी एक सवाल है कि काइनेटोकोर का शेप कैसा होगा, तो जवाब आपका होना चाहिए सर डिस्क शेप का होगा। पाया कहां जाएगा? तो सेंट्रोमियर पर पाया जाता है, सेंट्रोमियर पर इसकी लोकेशन होती है। बहुत बढ़िया, हाँ 13, 14, 15, 21, 22, बढ़िया है भाई। तो आंसर आपका बन जाएगा सर 20 सैटेलाइट। अगला देखते हैं, यहां पर बताइए, इन द मोनोकॉटिलिडन्स द वेस्कुलर बंडल हैव नो। मोनोकॉटिलिडन्स में के वेस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मोनोकॉटिलिडन के वेस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता? धड़ल्ले सेंसर। क्या यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर दिसंबर जनवरी तक होगा? न्यूज प्रॉपर सर लोग लेकर जाते हैं, परेशान मत हुआ करिए, कहीं पर अगर ऐसा लगेगा कि भाई होगा तो वो प्रॉपर आपको बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा। हाँ लेकिन आप लोग तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए भाई, डेट आए तभी तैयारी हो जरूरी नहीं है, लगे रहिए सब। यहाँ पर जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए। 10th का क्या जवाब आ रहा है? सबका जवाब आ रहा है सी,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर सर कैम्बियम नहीं पाया जाता, मोनोकोटिलीडन्स में सर कैम्बियम नहीं पाया जाता। तो आप बताइए वेस्कुलर बंडल होगा कैसा? वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? ओपन होगा कि क्लोज होगा? मोनोकोटिलीडन्स में वेस्कुलर बंडल ओपन और क्लोज, आप बोलेंगे सर क्लोज होगा। कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, आंसर आपका क्या होगा भाई? सी होगा। अगला सवाल, इसको ध्यान से जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड, कार्टिलेज, स्किन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका जवाब दीजिए भैया, इसका जवाब दीजिए। हाँ, स्कैटर्ड भी होगा यहां पर, इसका जवाब दीजिए। अरे अगर कैम्बियम नहीं है तो ऑलरेडी क्लोज ही होगा ना। चलिए इसका जवाब दीजिए भाई, इनका 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए। 11 का डी, सबका जवाब आ रहा है डी। नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कुछ लोग स्किन बोल रहे हैं, स्किन बोल रहे हैं कुछ लोग। तो देखिए अगर हम लोग समझे यहां पर, इस तरीके से समझते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू करके मैं सारी चीजें एक ब्रीफ यहीं पर दे दे रहा हूं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक हल्की सी ब्रीफ दे दे रहा हूं भैया आपको, कि टोटल 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ते हैं। पहला होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट होगा सर लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड होगा सर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है सर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर दिक्कत कहां पर आई है वो भी मैं बता दूंगा अभी। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और आपका एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये बीनीथ द एडिपोज टिश्यू, ये स्किन के नीचे पाई जाती है एडिपोज टिश्यू। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू एग्जाम्पल हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के। डेंस में 2 तरीके का होता है, डेंस रेगुलर होता है, डेंस इरेगुलर होता है। डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक होगा सर डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, यहां पर डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल होगा लिगामेंट, लिगामेंट, और एग्जाम्पल होगा आपका एक टेंडन। टेंडन और लिगामेंट कैसे टिश्यू होते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब सर डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या होगा? तो यहां पर एग्जाम्पल होता है सर स्किन। स्किन भी एक तरीके का सर कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन भी एक तरीके का सर कनेक्टिव टिश्यू है। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए सर, तो यहां पर आपका आएगा ब्लड, जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं सर। इसके बाद आएगा बोन, और इसके बाद आएगा सर कार्टिलेज। ये तीनों सर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो अब आप ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? बताइए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? आप बोलेंगे सर यहां पर तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये तीनों, ब्लड की बात करें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज सर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्किन सर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं सर। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो आप बोलेंगे सर नन ऑफ द अबव। आंसर होना सही है सर नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मोर देन वन एबव करेंगे तो नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो आंसर क्या होगा? ई होगा। आंसर आपका ई बन जाएगा, आंसर आपका ई बनेगा। अगर हम लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट बोन से बोन को अटैच कराता है, टेंडन की बात करें तो टेंडन बोन को मसल से अटैच कराता है। ठीक है, चलिए, बट यहां पर आंसर दिया क्या गया है? आयोग ने आंसर दिया है सर इसे। मैं बता दे रहा हूं, ये जो आंसर है ये आयोग का है, ये आयोग का आंसर है, ये आपका आयोग आंसर दिया है। बीपीएससी ने आंसर दिया है स्किन। उनके हिसाब से स्किन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है।
उनके हिसाब से नहीं है। अरे तो बता तो रहे हैं भाई, हम वही तो बता रहे हैं, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो आयोग के हिसाब से स्किन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये तीनों हैं कनेक्टिव टिश्यू ना। तो ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं, नन ऑफ द अबव बताने का मतलब क्या है, क्योंकि ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। आपसे बोल रहा है नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो भाई ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो आप मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर ही नहीं कर सकते। तो आंसर आपका ई बनेगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पर ये आयोग का आंसर है, ये हमारा आंसर है। आयोग ने स्किन को सही माना है और हमने नन ऑफ द अबव को बताया, क्योंकि ये कंसेप्ट होता है भाई। ठीक, हाँ, आपके हिसाब से आयोग को आप मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। बट अगर आपको सीखना है, आगे भी एग्जाम देने हैं, सिर्फ बीपीएससी तक तो आपकी लिमिटेशन है नहीं, तो वहां पर चीजें क्या होंगी, वहां पर चीजें फिर चेंज हो जाएंगी सर। आप जैसे टीजीटी दोगे, कहीं और का पीजीटी दोगे, चीजें बदल जाएंगी। ये बीपीएससी का मूड हो सकता है, बट यूपी टीजीटी पीजीटी का मूड ऐसा नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जाएगा, तो वहां सब फेल हो जाएगा आपका। इसलिए मैंने दोनों चीजें बता दी हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। हरिशंकर जी, तो हरिशंकर जी ऐसा है ना कि पढ़ने का एक क्राइटेरिया होता है कि आप सही चीजें पढ़ो। ठीक है, आप सही चीजें पढ़ो। आपको अगर पढ़ना है तो आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जाइए और 11th की बुक उठाइए, वहां पर देखिए, तो वहां पर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में स्किन भी लिखा है। तो आपको पढ़ने से, आपको सही चीजें पढ़नी है, बाकी आपकी मर्जी है, उसमें मेरा नुकसान थोड़ी है। बीपीएससी का मूड है तो उसने स्किन आंसर दिया है, किसी और इंस्टीट्यूट या किसी और संस्था का मूड कुछ और रहेगा, तो वो उखाड़ देगा, आपको बगल कर देगा। तो वहां आयोग काम नहीं आएगा। फिर आपको कंसेप्ट ही, अगर आप प्रूफ लगाने जाओगे, क्या लगाओगे आप, स्किन को बोल दोगे नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। भाई आयोग ने दिया है, मैं बोल तो रहा हूं ना। हाँ, वही चीजें हैं ना। एक ही एग्जाम थोड़ी है कि आप बीपीएससी ने दे दिया तो ये यूनिवर्सल हो गया कि स्किन कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। बीपीएससी ने दिया इसका मतलब स्किन कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ये थोड़ी हो जाएगा। आपको वहीं से आंसर मिलेगा, नंबर मिलना है, मैं थोड़ी नंबर बांट रहा हूं आपको। चलिए, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फार्म्ड बाई, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फार्म्ड बाई किडनी पर मिनट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई, प्रति मिनट वृक्कों द्वारा बनने वाले निस्यंदन की मात्रा कहलाती है रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। हम पहले से ही उसको एकदम क्लियर कर रहे हैं कि भाई आयोग ने ये दिया है, आपको ये करना है। अब मेरा काम है सिखाना, मैं कुछ भी आऊं बोल के चला जाऊं तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सही बताऊंगा, किसने क्या बताया उसके वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। 12 का आंसर आ रहा है बी, बहुत बढ़िया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बहुत बढ़िया भाई, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और बात की जाए तो ये होता है 125 ml, 125 ml पर मिनट, या 180 लीटर, लीटर पर डे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर आपसे पूछा जाए तो 125 ml पर मिनट होता है, 120 लीटर पर डे होता है। और इसे क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फार्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विच पार्ट ऑफ, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू साउंड, रिस्पॉन्ड टू साउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, साउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। बताइए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल ईयर, कॉक्लिया, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एक्सटर्नल सोर्स से आपके ईयर का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होता है। राधे राधे श्रद्धा जी, बताइएगा कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है। मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि की प्रतिक्रिया में कंपन करता है, कौन सा पार्ट भाई कंपन करेगा। जवाब आ रहा है सर, कुछ लोगों ने डी भी दिया है, कुछ लोगों ने भी दिया है।
मैं भी आपको कंट्रोल कर सकती हैं। आप तो डेंजर मोड में गुस्सा करते हैं। नहीं, गुस्से का कारण नहीं है, मेरा काम है भाई अच्छे से बताना चीजों को, बाकी आप लोग की मर्जी है। आंसर होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आंसर होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम। इसी को सर बोलते हैं ईयर ड्रम। जब बाहरी सोर्स से साउंड आता है तो इसी ईयर ड्रम पर सबसे पहले आता है, यही वाइब्रेट करता है सबसे पहले। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सर ब्रेकफास्ट नहीं, किसे शायद गुस्सा आया। गुस्सा उस बात पर नहीं आया, वो सब गुस्सा नहीं, वो कोई बात थोड़ी है भाई। मेरा काम है सही से चीजों को बताना ना, आप गड़बड़ करोगे तो आपको हड़काना भी मेरा ही काम है। पढ़ा मैं रहा हूं तो हड़काएगा कौन फिर? मैं ही तो हड़काऊंगा ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है भाई? नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर हो गया, एयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोर देन वन ऑफ द एबव हो गया, नन ऑफ द एबव हो गया, नन ऑफ द एबव हो गया। हमने यही दिया है बिल्कुल। दीजिए भैया, जवाब दीजिए। अरे क्या डर लगेगा आप लोगों को, कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया। वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं सर। इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल रिसोर्स नहीं होता है सर, ये मैन मेड होता है। सर ये मैन मेड होता है, मैन मेड होता है, मैन मेड होता है, नेचुरल रिसोर्स नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं होगा। विद्युत, हलवा क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही आते हैं, क्या किया जाए भाई, इसमें क्या किया जा सकता है? विच टाइप ऑफ मानसून मोस्टली सीन इन इंडिया। आपसे बोला है मोस्टली सीन इन इंडिया, बताइए मोस्टली मानसून कैसा दिखता है भारत में। आपसे बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार का मानसून सर्वाधिक देखा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कैसा मानसून होगा? कैसा मानसून होगा भैया? यहां पर बताइए कैसा मानसून होगा। अरे गुस्सा नहीं थे भैया, यहां पर देखो, कैसा मानसून इंडिया में मोस्टली पूछा है आपसे, मोस्टली पूछा है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर लिखा है मोस्टली, ये ध्यान दीजिएगा, मोस्टली सीन इन इंडिया। जवाब कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है भैया। ठीक, तो मोस्टली जो मानसून दिखता है वो होता है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून मोस्टली दिखता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून भी दिखता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी दिखता है, बट आपसे पूछा क्या है? मोस्टली पूछा है, इस कारण से आंसर ये होगा। मोस्टली कौन कौन सा मानसून होगा? साउथ वेस्ट मानसून होगा, साउथ वेस्ट मानसून होगा। आंसर आपका ए ही होगा, आंसर आपका ए होगा। साउथ वेस्ट मानसून मोस्टली आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल आंसर ए होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया भी गया है आपके ना। आप जब 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां पर चीजें दी भी गई हैं। यहां पर बताइए, दिस डिक्रीज ऑफ ओजोन लेयर हैज बीन लिंक्ड टू द यूज ऑफ। बताइए किसके इस्तेमाल से ओजोन लेयर डिक्रीज कर रही है? जवाब दीजिए। ओजोन परत की यह कमी किसके उपयोग से जुड़ी है? ओजोन परत में जो कमी आती है उसका क्षरण होता है, किसके उपयोग से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फायर एक्सटिंग्विशर और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइएगा भैया, बताइएगा। अब सवाल है तो है, क्या किया जा सकता है, जियोग्राफी का सवाल डाल दिए तो बायो वाले को भी जियोग्राफी पढ़ाना ही पड़ रहा है ना, भूगोल। यहां पर जवाब दीजिए। आंसर कुछ लोगों का डी आ रहा है, 16 का आंसर डी। देखिए, सीएफसी भी होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, ठीक, और आपका एचसीएफसी भी होगा। ये तीनों इस्तेमाल होते हैं जिससे ओजोन लेयर में क्षरण होता है। आंसर बनेगा मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर डी बन जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर में भी ऐसे तत्व इस्तेमाल होते हैं जो कि ओजोन लेयर के क्षरण में भागीदारी निभाते हैं, तो इस कारण से तीनों हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये तीनों होंगे तो आंसर आप डी लगा देंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, दुनिया ही गोल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला, यहां पर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस
द कार्बन रिटर्न टू द एटमॉस्फियर, किस प्रोसेस में कार्बन रिटर्न होता है एटमॉस्फियर में? एज CO2, CO2 के फॉर्म में, एज CO2। सर डी भी हो सकता है। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 9th साइंस का है, मतलब 9th बायोलॉजी का पेपर है। 1.0 2.0 का हम करा चुके हैं, ये 3.0 वाला है। ठीक, बताइए किस प्रोसेस के तहत CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है? CO2 कार्बन रिटर्न आ जाता है एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में। कुछ लोगों के डी जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों के सी आ रहे हैं। तो देखिए होता क्या एक्चुअल में, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, ग्लूकोज बनता है, इन्हें हटा देते हैं। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को, कार्बन के लेवल को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? कम करते हैं। CO2 के लेवल को घटाते हैं, बिल्कुल आपको पता है। तो ये तो होने से रहे। रिस्पायरेशन में CO2 रिलीज होती है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल रिलीज होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही तो रिलीज होती है। तो ये तो होगा। डीके ऑर्गेनिज्म का मतलब है डीकंपोजिशन की बात हो रही है। यहां पर सर डीकंपोजिशन की बात हो रही है, डीकंपोजिशन की बात हो रही है सर। ठीक, डीकंपोजिशन के टाइम पर भी CO2 रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो यहां पर डीके ऑर्गेनिज्म और रिस्पायरेशन दोनों होना चाहिए, बट आयोग भाई साहब ने रिस्पायरेशन को आंसर दिया है, अपने हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक, ये हमारे हिसाब से है, इसे मैं लिख दे रहा हूं आयोग, क्योंकि आयोग कुछ भी बोले हम उसे सब सत्य मान ले, सही थोड़ी है। ठीक, कोई बात नहीं है सर। इस एग्जाम से भी परमानेंट टीचर बनेंगे स्टूडेंट? बिल्कुल बनेंगे भाई, प्रॉपर बन रहे हैं, टीचर बन ही रहे हैं। ठीक, आंसर यहां पर आयोग ने रिस्पायरेशन दिया है। आयोग के हिसाब से सिर्फ रिस्पायरेशन के थ्रू ही CO2 क्या होती है? रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। बट यहां पर डीके ऑर्गेनिज्म जब डीकंपोजिशन भी होता है तो वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न आती है भाई। तो ये आपको, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस ड्यू टू इट्स एक्टिविटी ऑफ, CO2 को ग्रीन हाउस गैस हम लोग बोलते हैं ड्यू टू इट्स एक्टिविटी। बताइए एज इट, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं? बताइएगा भाई। मैंने आपको कंसेप्ट के हिसाब से दोनों आंसर बता दिए हैं, आयोग के हिसाब से एक आंसर बताया है, तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि ना तो मैं पेपर बनाता हूं ना ही आंसर देता हूं। पेपर मिलता है तो उसका आंसर देता हूं जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने पढ़ा है। तो चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस? आंसर आ रहा है, आंसर सबका आ रहा है यहां पर डी। अरे नहीं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उसे रेडिएट करता है, फिर छोड़ता है, बस इतना काम करता है। लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, वार्म करंट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये सब प्रक्रिया नहीं होगी। आंसर आपका बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा ए वाला। आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर आपका बनेगा सर ए वाला। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसे रेडिएट करता है, बाद में छोड़ता है। बाकी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, एब्जॉर्ब वार्म करंट ये सब चीजें नहीं करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करता है। ठीक है, और कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस होंगे? आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सर मेथेन होगा, सर CFC होगा, सर N2O होगा। ये भाई साहब 60%, ये भाई साहब 20%, ये 14%, और ये आपका हो जाएगा 6%। 6%। चलिए यहां तक चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, which of the following is the damaging effect of ozone layer to human body या human health? आपसे बोल रहा है कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर टू ह्यूमन हेल्थ। ओजोन लेयर जब टूटती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है ह्यूमन हेल्थ पर? आप एक चीज यहां रियलाइज कर लिए होंगे कि ओजोन का सवाल कितना आया है, ओजोन लेयर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये।
अरे भाई, इस पर बताइए। 3 स्टार लग गए। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, ऑस्टियोपोरोसिस, त्वचा कैंसर, अपच, क्या होगा भाई? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए तो लो लेवल एस्ट्रोजन के लेवल में जब उतार चढ़ाव आता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अपने को पता है हार्मोनल डिफिशियंसी के कारण चीजें होती हैं। स्किन कैंसर की बात करें, बिल्कुल ओजोन लेयर के क्षरण से स्किन कैंसर ह्यूमन में हो सकता है। अरे भाई ऐसा थोड़ी है ओजोन लेयर का क्षरण होगा हम कुछ खाएंगे पचेगा नहीं, पचेगा। तो यहाँ पर आंसर स्किन कैंसर होगा। सर यहाँ पर कैटरैक्ट भी आंसर हो सकता है, कैटरैक्ट भी काज करता है, स्नो ब्लाइंडनेस काज करता है सर, स्नो ब्लाइंडनेस काज करेगा। और क्या करेगा सर? रिड्यूस हो जाएगा इम्यून सिस्टम, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सर क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। अगर ओजोन लेयर टूटता है तो उसका डैमेजिंग इफेक्ट ये होगा कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी, स्नो ब्लाइंडनेस काज करेगा, कैटरेक्ट काज करेगा, स्किन कैंसर काज करेगा। या सर हम कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें सर तो एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सर म्यूटेशन भी ये काज करा सकता है, सर म्यूटेशन भी काज करा सकता है। यूवी भी क्या करेगा? डीएनए म्यूटेशन करा देगा सर। डाइमर ऑफ एडीएनए। चलिए यहां पर बताइए, द बायो रेमेडिएशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूजेस ऑफ प्लांट टू डिग्रेड पॉल्यूटेंट इज, बताइए प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधे के उपयोग से जुड़ी बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया है कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, फाइटो रेमेडिएशन, मोर देन वन ऑफ द अबव। खाद बनाना, भूमि खेती या फाइटो रेमेडिएशन, क्या होगा भाई? प्लांट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट को यूज कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन में, क्या बोलेंगे? बताइए भैया। 20 का आंसर आ रहा है सी सर, फाइटो रिमेडिएशन, फाइटो रिमेडिएशन, बहुत बढ़िया। प्लांट का यूज हो रहा है सर तो फाइटो रिमेडिएशन बोलेंगे। ठीक, कंपोस्टिंग का मतलब खाद बनाना है, और लैंड फार्मिंग का मतलब है भाई खेती वेती करना। तो चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्ले मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर एडीपी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल, बताइए। एनर्जी स्टोरेज, मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी इनटू एटीपी, मतलब एडीपी से सर एटीपी बना, क्या बना भैया? एडीपी से सर एटीपी बना, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट से एटीपी बना। यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक जुड़ता है, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, तो आंसर क्या होगा? बताइए भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई निकिता जी। यहां पर अगर हम 22 को देखें तो बताइए क्या होगा, कौन सा मिनरल होगा यहां पर मेजर रोल जो प्ले करेगा? जवाब सबका आ रहा है सर ए, फास्फोरस। बिल्कुल भाई, इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ रहा है तो एडीपी से एटीपी बन रहा है, अदरवाइज ये ट्राई फास्फेट होगा ही नहीं। ठीक, तो यहां पर तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बट सर यहां पर मैग्नीशियम क्या करता है? तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर बनाते हैं ये भाई साहब, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे। ठीक, अगर हम मॉलिब्डिनम की बात करें तो ये एक्टिवेटर का काम करते हैं नाइट्रोजिनेज के लिए, नाइट्रोजिनेज के लिए सर ये एक्टिवेटर का काम करते हैं। तो आंसर तो आपका बनेगा ए, बहुत बढ़िया, आंसर आपका बन जाएगा सर ए। अगला सवाल, अर्थवर्म ब्रीद थ्रू, अर्थवर्म ब्रीद थ्रू, केचुए सांस लेते हैं माउथ से, स्किन से, लंग से, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए केचुए कैसे सांस लेते हैं, कौन से ऑर्गन का यूज करते हैं भैया? बताइएगा कैसे सांस लेते हैं केचुए? आप बोलेंगे सर इनमें क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, कैसा? क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का मतलब क्या है सर? ये रिस्पायर करते हैं सर स्किन के थ्रू, किसके थ्रू? स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू ये रिस्पायर करते हैं सर, आंसर हो जाएगा यहां पर स्किन।
क्यूटेनियस रिस्पायरेशन जनरली देखने को मिलता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं सर। तो यहां पर आंसर आपका बन जाएगा बी, आंसर आपका बी बनेगा, बिल्कुल आंसर आपका बी बनेगा। सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं भैया। अगला देखते हैं, यहां पर जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। आपको बोल रहा है कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है, जवाब दीजिए भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित से डीऑक्सीजनेटेड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक ले जाता है, कौन ले जाएगा भाई, ऑक्सीजन रहित। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए बताइए, जवाब दीजिए भैया। सबका जवाब आ रहा है ए सर, पल्मोनरी आर्टरी। अरे भाई जितनी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। थोड़ा सा समझते हैं सर, यहां पर इस तरीके का हम लोग मान लेते हैं ये आपका क्या है, लंग्स है, ऐसा कुछ एक फिगर बना लेते हैं, ये है सर सिर्फ समझने के लिए लंग्स, ये है सर हार्ट, ठीक, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। चलिए यहां से आया पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर लेफ्ट ऑरिकल में, यहां पर है सर आपका बॉडी ऑर्गन, ये है बॉडी ऑर्गन। अब यहां से निकलेगा डॉर्सल एरोटा, ब्लड लाएगा बॉडी ऑर्गन के पास, यहां से फिर सर सिस्टेमिक वेन ब्लड लाएगी किसके पास, राइट ऑरिकल के पास, और राइट ऑरिकल के बाद सर राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड जाएगा लंग के पास। यहां पर होगा सर पल्मोनरी वेन, यहां पर होगा सर पल्मोनरी वेन, ये होगा सर डॉर्सल एरोटा, डॉर्सल एरोटा, ठीक, या ये वाला होगा सर सिस्टेमिक वेन या वेना कावा, इसे सर बोलेंगे वेना कावा, और ये आपका है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी। यहां पर सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये भी ऑक्सीजनेटेड होगा, यहां पर सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये भी सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यही तो बताना था, आंसर आपने लगाया पल्मोनरी आर्टरी, आंसर आपने सर पल्मोनरी आर्टरी लगाया, तो यहां पर जवाब आपका बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, ठीक। इस फिगर के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं। अगला सवाल सर, which of the following is not a function of stomata in excretion में बताइए, एकदम क्लियर कर दिया है एक्सक्रीशन भाई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए यहां पर 24 नंबर। ट्वेंटी फोर का डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी और सी दोनों आंसर आ रहे हैं, 24 का डी भी आंसर आ रहा है। देखिए यहां पर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस कराएगा, बिल्कुल सर, कार्बन डाइऑक्साइड या गैसियस एक्सचेंज भी कराता है सर, नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन एक्सक्रीशन, नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन एक्सक्रीशन की बात कर रहा है आपसे, ठीक, इन एक्सक्रीशन। वाटर रेगुलेशन कराएगा बैलेंस, बिल्कुल भाई, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड ये भी करा सकता है, बिल्कुल करेगा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो यहां पर क्या नहीं करेगा, आंसर तो आपका सी होना चाहिए भैया, क्या नहीं करेगा, एक सेकेंड, बहुत बहुत सही, बहुत सही भाई, यहां पर एक मिस्टेक है, जिन्होंने भी सी जवाब दिया है उनका गलत होगा, उनका गलत होगा भाई। यहां पर बोला है कि रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस ये कराता है, बिल्कुल ठीक है, ये कराता है, यहां तक चीजें बिल्कुल सही हैं। यहां पर आपसे बोल रहा है
रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ रिमूव कराता है क्या? क्या कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ रिमूव कराता है, इंटर नहीं कराता? तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी हो जाएगा, ये क्या है, गलत है। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, ये भी गलत है। आंसर बनेगा मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर बनेगा मोर देन वन ऑफ द अबव। रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस एक्सचेंज कराता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, गैस आएगा भी और जाएगा भी, तो यहां पर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, एक्सक्रीशन है बट न्यूट्रिएंट तो एक्सक्रीट होगा। अरे नहीं भाई, एब्जॉर्प्शन लिखा है ना, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट लिखा है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट लिखा है, तो यहां पर आंसर जो होगा आपका वो डी होगा, क्योंकि बी और सी दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, बाकी रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस तो होगा, तो आंसर आपका डी बनेगा, यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। क्या सिर्फ रिमूव ही करता है? स्टोमेटा का काम सिर्फ रिमूवल वाला बस है क्या? गैसियस एक्सचेंज कराता है ना, तो यहां पर आंसर जो आपका दिया गया है वो डी ही दिया गया है। कारण उसका यही है क्योंकि यहां पर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है और एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट है। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल है, या इसी को क्या बोलते हैं, अनएवॉइडेबल इविल बोलते हैं। शायद नेसेसरी इविल के बारे में कर्टिस साहब ने दिया था ये स्टेटमेंट, और अनएवॉइडेबल इविल के बारे में बताया था आपका स्टीवर्ट साहब ने। मुझे थोड़ा सा स्टेटमेंट में अभी क्लियर नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्यूंटरी एक्शन, कौन सा वॉल्यूंटरी एक्शन है, कौन सा वॉल्यूंटरी एक्शन है? बीटिंग ऑफ हार्ट, रिस्पायरेशन, यूरिन फॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। अरे नहीं, वो मैंने देखा है उसे ना, अरे भाई वो सवाल मैंने यहां पर देखा तो मुझे वहां जहां सही लगा वहां उसे ठीक किया, बिल्कुल। यहां पर जवाब दीजिए भैया, 25 नंबर में वॉलंटरी एक्शन कौन सा है? अभी भी आंसर डी आ रहा है। 25। अरे भाई ये तीनों इनवॉलंटरी हैं, ये तीनों कैसे हैं, इन वॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी हैं। दिल का धड़कना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो धड़केगा। रिस्पायरेशन पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो भी होगा। यूरिन फॉर्मेशन, क्या आप ये चाहते हो क्या कि नहीं आज सिर्फ 300 ml यूरिन का फॉर्मेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, तो ये तीनों इनवॉलंटरी हैं। आपसे पूछा है वॉलंटरी एक्शन, ये तीनों तो वॉलंटरी है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा सर नन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब आप दिल का धड़कना तो रोक नहीं सकते, उसका काम धड़कना है, धड़केगा। ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यूरिन फॉर्मेशन को आप बोल दोगे, यहाँ मिक्चुरेशन की बात ही नहीं हुई है, यूरिन फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो आप बोल दोगे नहीं आज 1.5 लीटर नहीं भाई, आज मेरे को सिर्फ 300 ml चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, चलिए, तो आंसर आपका बनेगा ई। अगला सवाल, वेजिटेटिव प्रोपागेशन फाउंड इन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन फाउंड इन स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफिल्लम, राइजोपस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हाँ बिल्कुल भाई, यहां पर जवाब दीजिए। अरे यार, चलो यहां पर बताओ, वानस्पतिक प्रसार पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में, ब्रायोफिल्लम में, राइजोपस में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए स्पाइरोगाइरा में होता है सर फ्रेगमेंटेशन, यहां पर फ्रेगमेंटेशन होता है, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक, ब्रायोफिल्लम में लीफ बड, लीफ बड का फॉर्मेशन होता है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो यहां पर सर स्पाइरोगाइरा और ब्रायोफिल्लम में वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखने को मिलता है, आंसर होगा सर मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर होगा सर डी, आंसर होगा सर डी, आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आज तो सिन्हा सर की क्लास की फील आई। अरे भाई
चलिए आंसर होगा डी आपका। अगला सवाल, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय जॉन बैप्टिस्ट डी मोनेट लेमार्क। आपका हो गया सर चार्ल्स डार्विन, थॉमस माल्थस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? अरे भाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन और रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी जब आप 12th की पढ़ोगे ना, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन और रिप्रोडक्शन दोनों को सेम बोला है। बिना पढ़े कुछ नहीं बोलता हूं भैया, बिना पढ़े कुछ नहीं बोलता हूं, एक सिंगल शब्द नहीं निकलता, गलती होती तो मान भी लेता हूं। आप जब 12th एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑब्लिक करके, और करके, अथवा करके। ठीक, आंसर होगा बी डार्विन। डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक, आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। बहुत बढ़िया। अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन में इंक्रीज द चांसेस ऑफ, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज करेगा चांसेस ऑफ, मतलब वनों की कटाई से इसकी संभावना बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, इरोजन ऑफ सॉइल सरफेस या सरफेस सॉइल, रेनफॉल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हम भी तो वही बता रहे हैं, हम भी तो वही बता रहे हैं भाई। यहां पर जवाब दीजिएगा। सबका जवाब आ रहा है डी। बहुत बढ़िया। जब भी वनों की कटाई करेंगे सर तो फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड होगा, लगातार भूस्खलन होगा, इरोजन ऑफ सॉइल सरफेस होगा भाई, मिट्टी, सतही मिट्टी का क्षरण होगा, रेनफॉल रिड्यूस कर जाएगा। यहां रेनफॉल क्या बोला है? इंक्रीज द चांसेस ऑफ, तो इंक्रीज करेगा क्या? लैंडस्लाइड और इरोजन इंक्रीज करेगा, और ये भाई साहब रिड्यूस्ड होंगे, ये रिड्यूस्ड होंगे, तो ये नहीं होंगे आंसर। आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा डी। लैंडस्लाइड बढ़ेगा, इरोजन बढ़ेगा, तो इन्हें हमने करा दिया इंक्रीज, ये करा दिया इंक्रीज, ये हो रहे हैं डिक्रीज। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, हेट्रोसिस टर्म गिवन बाय सल, जीएच सल, हेट्रोसिस इन्होंने दिया है भैया, सल, पूरा नाम ऐसा कुछ, जीएच सल। ठीक है, इसे हाइब्रिड विगर भी बोला जाता है, मतलब प्रोजेनी सुपीरियर देन इट्स पेरेंट। ठीक, अगला सवाल, फ्रॉम फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। इट वॉज इनिशिएटेड बाई सुंदरलाल बहुगुणा, पीपल प्रोटेक्टेड ट्री फ्रॉम बीइंग कट बाई हगिंग देम, दिस वॉज अ मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है चिपको मूवमेंट के रिगार्डिंग? बताइए, चिपको मूवमेंट के रिगार्डिंग। 29 का डी। बहुत बढ़िया, आप लोग डी बोल रहे हैं तो सही है। देखिए भाई, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया था? इनिशिएटिव लिया था, बिल्कुल सही है। इसमें कर क्या रहे थे लोग? पेड़ पौधों को क्या करते थे? गले लगा लेते थे, काटने नहीं देते थे, तो ये भी सही है। और ये मूवमेंट था किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। तो ऊपर के तीनों करेक्ट है, तो आंसर आपका बन जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब ए बी सी तीनों करेक्ट है ना, तो डी को आंसर हमने बना लिया, डी को हमने आंसर बना लिया। चलिए अब लास्ट सवाल आज का, बायोगैस इज कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, बायोगैस को हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, बताइएगा क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस प्रोड्यूस मीथेन, डिकम्पोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बायोगैस को गुड सोर्स क्यों बोला जाता है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है?
TRE 4 पॉइंट बहुत जल्द आएगी, अभी तो 3.0 का रिजल्ट एक आध हफ्ते के अंदर आ जाएगा, तो उसके जस्ट बाद एस्टेट का रिजल्ट आ ही गया है, तो उसके जस्ट बाद इसी को लेकर कार्यक्रम स्टार्ट होगा भाई। बताइए भाई यहां पर क्या होगा। बायोगैस इज कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट, देखिए होता क्या है, आपसे पूछा है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो भाई बायोगैस का कंपोजिशन क्या होगा, आप बोलेंगे सर मेनली मीथेन होता है, मीथेन होगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगा, ठीक। तो यहां पर मेनली मीथेन होता है सर, तो प्रोड्यूस मीथेन, इसीलिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हाँ, जब बायोगैस जलती है तो प्रोड्यूस नहीं करती है, राख नहीं प्रोड्यूस करती, राख प्रोड्यूस नहीं करती, यहां पर सी वाला करेक्ट है, बट गुड सोर्स के सेंस में करेक्ट नहीं है। बायोगैस के लिए करेक्ट है कि डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर आपका यहां पर बनेगा बी, आंसर आपका बी बनेगा, ठीक, आंसर आपका बी बनेगा भैया। ई, अरे भाई गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मेनली मीथेन यहां पर देखने को मिलता है, मेनली मीथेन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आंसर आपका बी बनेगा। अब बैच से रिलेटेड जानकारी कि भाई बीपीएससी टीआरई 4.0 का नया बैच चल रहा है, 4.0 का 4.0 साइंस 9-10th वर्ग के लिए भाई न्यू बैच चल रहा है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग इस बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आंसर भी होगा, परेशान मत होइए, आंसर भी होगा भैया। अब क्लास लगी हुई है सर की, नहीं तो फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता उस पर। तो किसी का कुछ भी डाउट हो तो बताइए, ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास को फिर रोका जाए, ठीक। चलिए किसी का किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए भाई आज बहुत गलत हुआ, तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक सर प्रोपागेशन वाला आंसर बता दें। प्रोपागेशन में आपका स्पाइरोगाइरा हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन को भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्योंकि जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो ना तो वहां पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं किया है, और वैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, तो इस कारण से थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, बट वहां पर आंसर आयोग ने यही दिया है आपको, और होगा भी यही, रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग भी यही होगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, और हरिशंकर जी बुरा मत मानिएगा, कभी कभी ठीक है ना, सॉल्व हम भी करके आते हैं, सही चीजें बताना उद्देश्य होता है, तो आप भी मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो बहुत परेशान नहीं होना है कि कुछ बोल दिए सर, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, हीट ऑफ मोमेंट है, हो जाता है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।